सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा मैं गिल्लू पढ़ा रहा था, महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी, एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी जिससे मनुष्य को छोटे छोटे जीव से बड़ा स्नेह होता है। ऐसी कहानी जो हमें शिक्षाप्रद है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जीवों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है। तो इसी विषय को लेकर के हम लोग कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, आज उसी को आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यहाँ से है, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी थीं। यानी वह छोटा सा जीव गिल्लू, जिसका नाम उन्होंने दिया था, वैसे गिलहरी उसको कहते हैं, वह 3-4 मास में क्या हो गया? बड़ा हो गया, जिसके शरीर पर कोमल रोएं निकल आए, झब्बेदार पूंछ हो गई। अब ये झब्बेदार क्या है? झब्बेदार का मतलब ये है कि उसमें विभिन्न रंगों से, क्योंकि उसके पूंछ में देखेंगे, पीठ पर देखेंगे तो विभिन्न, जैसे कोई लाइन खींची हो, ऐसे सुनहरे, ऐसे सुंदर काले और सफ़ेद के जो है उसमें धब्बे दिखाई देते हैं। तो कहा, उसी विषय को उन्होंने कहा कि उसकी पूंछ झप्पेदार थी और चंचल चमकीली आँखें। और उसकी आँखें कैसी होती थीं? कहा कि बड़ी चंचल थी, चमकीली थी। कहा ऐसी आँखों वाला वह सबको आश्चर्यचकित कर देता था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। यानी उन्होंने ये कहना चाहा कि वह जिस जाति का था उसको हम उसके जाति से बदल करके उसको एक मानव जाति का रूप दे दिया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दिया। उसको हम जातिवाचक, यानी उसको गिलहरी न कह करके हम क्या कहने लगे? गिल्लू कहने लगे। ये व्यक्तिवाचक भाव है। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, जिससे यह निरंतर अपना खिड़की से अपने घोंसले में और घोंसले से खिड़की पर आना जाना रहे। ये मातृत्व स्नेह एक तरह से आप कहिए। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। जो शीशे के समान उसकी बड़ी चमकीली आँखें थीं, कहा उन आँखों से वह खिड़की के भीतर, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने वह क्या देखता और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था कि यह किस तरह की समझदारी रखता है और यह किस तरह कार्यकलाप रखता है। जब मैं लिखने बैठती तब वो क्या करता? कहा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। क्या? कहा वह मेरे पैर तक आकर सर से माने तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। ये अपने वो भाव को प्रकट करता था। वह अपने वात्सल्य भाव को, अपने प्रेम भाव को वह प्रकट करता था कि यह जो माता स्वरूपा हैं, यह हमें खिलाएं। जैसे छोटा बच्चा है, वह अटखेलियाँ करता है कि माता हमें गोद में उठाएं, हमें कुछ खिलाएं। ऐसे भाव वह स्वयं गिल्लू करने लगा। कितने आश्चर्य का विषय था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात माने छोटी शरीर उसकी लिफाफे के भीतर बंद रहता था। यानी जब मुझे काम करना होता था तो वो बताना चाह रही, तब क्या करती थी? उसको एक लिफाफे में बंद कर देती थी। तो उसके 2 पंजे, 2 सामने के पैर और फिर सिर के अतिरिक्त सारा शरीर उसका उस लिफाफे में बंद रहता था। इस अद्भुत, इस आश्चर्य की स्थिति में कभी कभी वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप को देखता रहता था, समझता रहता था। तो यानी यहाँ तक कवित्री जी ने कहा, लेखिका जी ने कहा कि हमें यदि छोटे जीवों से या बड़े जीवों से भी उसी प्रकार का स्नेह प्राप्त हो, यदि उन्हें हम दें तो उनके अंदर भी वही भाव, वही स्नेह हमारे भी प्रति जगेगा।
तो यानी यहाँ पर कहते हैं कि जैसा आप आउटपुट करोगे वैसा इनपुट होगा। ये अंग्रेजी का लैंग्वेज है। तो यानी जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करोगे वैसा आपके साथ व्यवहार होगा। दूसरा विषय कि एक छोटा सा जीव जो कि नहीं जानता था कि ये हमारे कौन है, लेकिन फिर भी उनसे वह किस तरह का स्नेह करता है। आगे चलिए। आगे उन्होंने कहा, इसको देखिए, भूख लगने पर वह चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है कि काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति से वह बाहर आने वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। तो कहा कि जब वह भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था, मानो वह कहना चाहता है कि मुझे खाने का कुछ वस्तु दीजिए। उसे सबसे प्रिय वस्तु था क्या? काजू और बिस्किट। जब वह मिल जाता था तो वह जैसा है जिस स्थिति में उसी स्थिति में बैठ करके अपना वो कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। प्रथम बसंत यानी कि सभी वृक्ष, सभी पौधे हरे भरे हो गए, उनमें फूल फल खिलने लगने लगे। तो नील चमेली के गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। ये नीम, चमेली इत्यादि जो भी वृक्ष थे, कहा उनकी जो गंध है, उनकी जो सुगंध है मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी। अर्थात वह अपने उस नन्हे से परिवार के साथ वह मिलना चाहती हैं, ऐसा वह मानो कुछ संदेश देती हैं। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर ऐसा मुझे आभास होता था कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, अर्थात इसे छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। ऐसा लगा कि मैं स्वतंत्र हो गया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या थी, अर्थात उसकी देखभाल निरंतर करना पड़ता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरे खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर के मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से वह नित्य का क्रम हो गया उसका, यही नित्य का कार्य हो गया उसका, वह कर्म है। वह निरंतर इसी तरह से हमारे आगे पीछे दौड़ने लगा, मेरे सर से पांव तक, पांव से सर तक। वह निरंतर मतलब वो क्रीड़ा करता था, मुझे खिलाया करता था, स्नेह किया करता था, ऐसा वह भाव प्रकट करती है। आगे उन्होंने कहा कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह क्या करता था, खिड़कियों की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिल्लियों के साथ क्या करता था, गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता था। हर डाल पर वह उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। यानी अब जब उसको हमने खोल दिया तो निरंतर अपने परिवार के साथ, अपनी जाति के साथ वह निरंतर भ्रमण करने लगा और वह उछल कूद करता हुआ मानो उन सब का वह नेता हो, यानी अग्रणी होने लगा। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में वह खिल जाता, पत्तियों में जाकर के छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे पास साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि कोई भी मेरे थाली में भोजन किया हो। लेकिन यह गिल्लू क्या है, लेकिन गिल्लू ने कहा, गिल्लू उनमें अपवाद था। अपवाद कहने का मतलब कि उन सबसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। यानी अब देखिए, उसे खाने का भी विषय बड़ा पसंद हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि हम जैसा खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे मन में उसी तरह का भाव बैठ जाता है। तो देखिए, मानव में नहीं, ये इन जीव जंतुओं में, जानवरों में भी उसी तरह का भाव आ जाता है।
उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर के, यानी एक मोटर दुर्घटना में महादेवी जी घायल हो जाती हैं और वह अस्पताल चली जाती हैं। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। यानी वह दूसरे से कुछ भी स्नेह नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता था। सब जब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैं उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, यानी वह काजू खाया नहीं जितने दिन मैं अस्पताल में थी। ये देखी है जीव का स्नेह, एक दूसरे के प्रति भाव, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। यानी जब मैं वहाँ से आई तो मेरी उस स्थिति को देख करके वो क्या करता था, तकिए के सिराने बैठ करके अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे सिर और बालों को इस तरह से धीरे धीरे सहलाता था कि उसका हटना, यानी यदि वो हट जाए तो ऐसा लगे कि जैसे कोई सेविका हट गई, यानी कोई सेवा कर रहा था और वह सेवा करने वाला हमारा हट गया। परिचारिका का भाव क्या बेटा, यहाँ सेविका से है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी, गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। क्या? कहा वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता। उसका ठंडक में भी रहता। कहा वह सुराही के समीप जाकर लेट जाता और उसके समीप उसकी जो ठंडक थी, कहा उसका वह आनंद लेता। इस तरह से गिल्लू अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। आगे देखिए क्या होता। अभी तो इंटरेस्टेड कहानी और होने वाली। गिलहरियों के जीवन की अवधि मात्र कितने वर्ष? 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना माने कि ये मृत्यु और उसके नज़दीक है, उसी को कहा अंत की यातना। तो उसमें जो उसे पीड़ा हुई, जो दर्द हुई, उसी बात को कहा। पूरी रात वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और फिर ठंडे पंजों से मेरी वही उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। कहा उसने अपने बचपन की इस मरणासन्न स्थिति में पकड़ लिया कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसी स्थिति में वह अब हमारे उंगलियों को अपने पंजों से वह पकड़ लेता है। उसी भाव को वह प्रकट करता है। आगे देखिए। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, उसे उष्णता माने गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी सुबह होती ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सुन जूही पर बसंत आता ही रहता है। यानी अब वो क्या बताना चाह रही हैं लेखिका जी? वो कहना चाह रही हैं कि जब उसका अंत हो गया तो जो उसके साथी थे वे सभी निरंतर आया करते थे और चिक चिक किया करते थे, लेकिन वह नहीं दिखाई देता। फिर वह चले जाते थे और उन्होंने कहा सोनजूही पर तो बसंत आता ही रहता है। यानी वो सोनजूही का जो वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष में कहा वसंत तो आता, अर्थात जहाँ पर दुख है वहीं पर सुख है, ऐसा वह भाव कहती हैं कि मानव जीवन में और हर प्राणी के जीवन में ये सुख दुख का भाव आता ही रहता था। कहा उसी तरह से उस सोनजूही के वृक्ष में बसंत आता ही रहता है। आगे देखिए लास्ट में क्या कहा लेखिका जी ने कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, अर्थात जो सोनजूही की लता थी उसी के नीचे उस गिल्ली को हमने मिट्टी में छिपा दिया, गाड़ दिया, समाधि दे दी गई। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, उसी के छाया में जाकर के वो खेला करता था, चढ़ा करता था। इसलिए भी कि लघुगात का जो छोटे शरीर का है, किसी वासंती दिन, किसी वसंत के दिन में जूही के
उस पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ऐसा हमें आभास होता है कि मानो कि जैसे उस सोन जूही के वृक्ष में एक छोटा सा फूल खिल गया, और ये फूल खिलने का भाव क्या है कि मानो कि जैसे हमारा गिल्लू फिर से वापस आ गया, हमारा गिल्लू इस फूल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो भाव था ये बड़ा मार्मिक भाव था, इसीलिए मर्म स्पर्शी ये कहानी थी, जिसमें यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने एक अलौकिक भाव को प्रस्तुत किया। अच्छा, ये जो भाव पूरा इन्होंने प्रस्तुत किया वह रेखा चित्रात्मक था। मानो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इसका बड़ा मार्मिक चित्रांकन किया हो। ठीक है बेटा, तो ये थी पूरे कहानी का सारांश और उसकी व्याख्या। अब बेटा हम देखेंगे कि आपसे हम प्रश्न कैसे पूछेंगे या बोर्ड में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसा कि अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले वाले प्रश्न के प्रथम भाग को हम पढ़ेंगे। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोर्ड में भी इसी तरह से प्रश्न होगा बेटा, और यहाँ पर भी उसी तरह से प्रश्न है। तो देखिए क्या लिखा है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। यानी यहाँ पर भी ये प्रथम पद है, वो प्रथम पैराग्राफ है। आप देखेंगे तो उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने पहले ही कर दिया है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा बेटा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सभी लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्रस्तुत गद्यांश पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के गिल्लू नामक शीर्षक से संकलित है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। ये संदर्भ था। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ बेटा संपूर्ण लाइनों को लगभग रेखांकित कर दिया है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में महादेवी वर्मा जी एक छोटे से जीव गिलहरी की विशिष्टता का वर्णन करते हुए, अपने मार्मिक भाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस सोनजूही लता में एक जो पीली कली निकली हुई है, पीला फूल जो खिला हुआ है, वह ऐसा लगता है कि वह इस सोनजूही का फूल नहीं, बल्कि वह छोटा सा जीव जिसे हम गिल्लू नाम से पुकारती थीं, कहा कि वह छोटा सा जीव मानो जीवित हो गया है। जहाँ पर वह छोटा सा जीव अर्थात गिलहरी, वह गिल्लू निरंतर इस लता के हरे भरे पत्तियों के बीच में और उसकी घनी छाया के बीच में आकर नित्य क्रिया करता था। वह आराम करता था, खेला कूदा करता था, और फिर इस लता से आकर के मेरे कंधों पर वह चढ़ जाता, कभी मेरे पैरों को स्पर्श करता। इस तरह से सर से पांव तक और पांव से सिर तक वह निरंतर मेरे ऊपर उछल कूद करता रहता था, मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था। तो कहा कि आज इस सुंदर खिली हुई सोनजूही की इस कली को देख करके मेरे मन में उसी छोटे से प्राणी का भाव स्पष्ट हो आया, जो हमें उत्सुक कर रहा है, जो हमें जिज्ञासु कर रहा है और जो हमें आनंदित कर रहा है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप व्याख्या अपना लिखेंगे। अब आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई थी? तो गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी बेटा? सोनजूही लता के नीचे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न था, और इसी तरह से आपको अपने से भी तैयारी करना है। आप इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है, और बोर्ड में भी इसी तरह का ध्यान रखेंगे। पाठ को पूरा विधिवत पढ़िए, कहानी को पूरा विधिवत समझिए, क्योंकि गद्य में जब आप कहानी अच्छे समझे रहेंगे, निबंध या जो कहानी है कहा जब उसको आप अच्छे समझे रहेंगे, तभी फिर उसका आप अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज यहीं पर और ये पाठ आपका पूर्ण हुआ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।